वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी नॉर में स्वागत है। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे, जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने के लिए पूरे तरीके से इसके सारे कंसेप्ट को कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसका ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है, एक तरह से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहाँ से एनर्जी डेराइव होती है। बिना रेस्पिरेशन के हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। खास तौर से ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे ऑक्सीजन फूड से बाइंड होती है और ब्रेक डाउन करती है। तो ठीक है, तो रेस्पिरेशन को अगर हम डेफिनेशन से समझेंगे तो कैसे समझते हैं आगे देखते हैं। इसकी कोर डेफिनेशन क्या है कि द बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन विद इन द सेल्स टू रिलीज एनर्जी फॉर वाइटल लाइफ एक्टिविटीज। कि ये ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल का मतलब लिविंग थिंग्स के अंदर जो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, इसलिए बायोकेमिकल प्रोसेस है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि ग्लूकोज इज ए फेवरेबल सोर्स फॉर एनर्जी इन लिविंग थिंग्स। अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो खासतौर से ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव में देखें तो पहले ग्लूकोज का ही यूज होता है एज एनर्जी रिसोर्स। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी को रिलीज करते हैं। एनर्जी को रिलीज करके हम लोग वर्क में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क करते हैं। मस्कुलर वर्क करते हैं, ठीक है, मेंटल वर्क कर रहे हैं, किसी भी वर्क में कर हम एनर्जी को यूज कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल नेसेसिटीज क्या क्या है, चलने में यूज करना, मस्कुलर मूवमेंट में, ग्रोथ में, टिश्यू रिपेयर में, सो मेनी थिंग्स। एनर्जी तो कहीं भी यूज हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता है, जब एनर्जी बनी तो केवल एनर्जी नहीं बनती है, साथ में कुछ और प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट हैं जो हमारे फेवरेबल प्रोडक्ट हैं, उनके साथ में कोई और प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं। तो CO2 बनता है, साथ में वाटर भी बनता है, और बाकी हमारी एनर्जी तो रिलीज होती ही है, ठीक। तो ये है हमारे बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है। किसी में वाटर नहीं भी बन सकता है, किसी में इथेनॉल बन सकता है, कहीं पे लैक्टिक एसिड बन सकता है। वो सिचुएशन डिपेंडेंट है कि क्या बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे, कहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, कहाँ पे इथेनॉल बनेगा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो अब एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ CO2। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ CO2 का मतलब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे ये देखना है। तो हम लोग जब भी ब्रीदिंग करते हैं तो एक्सहेल और इनहेल करते हैं। एक्सहेल का मतलब सांस को बाहर निकाला, इनहेल का मतलब सांस को अंदर लेना। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वैसे तो एयर जाती है, बट उसमें जो हमारा बॉडी ग्रास्प करता है वो है ऑक्सीजन। ऐसे ही जब हम एक्सहेल करते हैं तो एयर ही निकलती है, बट उसमें जो CO2 का रेशियो रहता है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं जनरली लेमैन की भाषा में कि CO2 निकालते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्यों CO2 निकालते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो देख रहे हैं क्या कह रहा है, ये CO2 निकाल रहे हैं, ये कैसे प्रूफ होगा। इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, CO2 को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करा देते हैं। यानी कि जो हम CO2 रिलीज कर रहे हैं उसको लाइम वाटर में रिलीज करते हैं। तो होता क्या है, लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा मिल्की हो जाता है। मिल्की क्यों होता है, क्योंकि वो जो CO2 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट मीन्स लाइम वाटर से रिएक्ट करके और
बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि CaCO3 है, ठीक, और साथ में H2O भी बन जाता है। तो ये है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हाँ, हम लोग जब एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें CO2 निकलती है। अब दूसरा केस है ईस्ट का केस। ये तो हमारा केस था ह्यूमन बींग्स का। ईस्ट के केस में क्या होता है कि अगर ईस्ट शुगर या ग्लूकोज का यूज करता है तो वहाँ पे मैंने बताया इथेनॉल रिलीज करता है CO2 के साथ, और एनर्जी तो रिलीज होनी ही है, ठीक है। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, हालांकि उसमें भी CO2 बन रही है, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कि कैसे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है, क्या स्टेप्स हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्या एक ही बार में हो जाता है या वेरियस स्टेप्स में होता है। तो पहला है ग्लाइकोलिसिस फेज। ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज का लिसिस, लिसिस माने ब्रेक डाउन, तो ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। ये यूनिवर्सल फर्स्ट स्टेप है, यानी कि ये सब में एक जैसा होगा, या बोल सकते हैं सारे लिविंग सेल्स में होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, कार्बन ट्रांजिशन। कार्बन ट्रांजिशन का मतलब हम जो सोर्स से ले रहे हैं वो ग्लूकोज ले रहे हैं जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, इसीलिए उसके फार्मूला हम बोलते हैं C6H12O6, यानी कि इसमें कार्बन के 6 का एटम्स हैं, तो ये जो इसीलिए बोला गया है कार्बन 6 ग्लूकोज। तो अब इसमें कह रहा है ट्रांजिशन का मतलब मिडिल स्टेज में जो बनेगा कंपाउंड, यानी कि ग्लूकोज को तोड़े हमने, ग्लाइकोलिसिस करी, कहाँ पे करी, साइटोप्लाज्म में करी, तो क्या बना हमारा, तो बना यहाँ पे 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है पायरुवेट। क्या बन गया, 3 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है पायरुवेट, ठीक है। अब ये पायरुवेट जो है डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, ये डिपेंड है कि किस प्रोसेस के थ्रू, क्या ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, कि ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, कि ऑक्सीजन के रिचनेस में ब्रेक डाउन हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि अब अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो कह रहा है इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी शुरू में निकलती है, ठीक है, और उसके बाद बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये स्टेज में ऑक्सीजन नहीं लगती, यानी कि हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, खासतौर से ह्यूमन बीइंग में, लेकिन इस स्टेप में किसी भी, चाहे वो यीस्ट हो चाहे ह्यूमन बीइंग है, हमारी ऑक्सीजन नहीं लगती। आगे वाले स्टेप में लगेगी बट इसमें नहीं, ठीक है। तो दिस फेज डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन एंड द कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसीलिए कॉमन है क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए ये कॉमन है, और इसमें आराम से ये चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक हो, दोनों में ही होता है। तो अब देख लेते हैं क्या क्या स्टेप्स में ये ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ग्लूकोज का 6 कार्बन का कंपाउंड है, साइटोप्लाज्म में पहली बार इसका ब्रेक डाउन होता है, 3 कार्बन का कंपाउंड और कुछ एनर्जी निकलती है, 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम पायरुवेट है, ठीक है। ये कॉमन स्टेप है सब में, ठीक है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनरोबिक हो, सब साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। और ये पायरुवेट की, या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट है, जो कि तीनों ही केस में एक तरह से मेन सबस्ट्रेट की रूप में यूज होगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी कि हमारा फुल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हो, चाहे वो पार्शियल ब्रेक डाउन हो ग्लूकोज का, और चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, यानी कि ईस्ट वाला एग्जाम्पल, तो तीनों ही केसेस में आपका पायरुवेट मेन सोर्स काम करेगा, 3 कार्बन का कंपाउंड जो कि चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो पायरुवेट बना हमारा कहाँ बना है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म से ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में,
ठीक है। तो वही चीज देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड कब बनता है, और एनारोबिक लैक्टिक एसिड और एरोबिक कब, ये सब कब होंगे। तो कह रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे क्या क्या बनेंगे, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऑक्सीजन फुल्ली यूज नहीं हुआ है, यानी कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसका ब्रेक डाउन हुआ है, तो उतने अच्छे से कार्बन टूट नहीं पाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका C6 था अगर, तो इसमें से 2 कार्बन अभी एक साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि C2H5OH बना है हमारा। ठीक, C2H5OH बना है, जिसको बोलते हैं इथेनॉल। यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड था, अभी 2 कार्बन का कंपाउंड रह गया, और इसीलिए इसमें पूरी एनर्जी अच्छे से नहीं निकल पाती। ऐसे ही लैक्टिक एसिड है, ठीक है, इसमें भी फुल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज नहीं होता है, तो इसमें लेकिन केस थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ पे एब्सेंस था, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन तो रहेगी बट लेस अमाउंट में रहेगी, तो इसलिए बोलते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन या डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रीच हो रही है मसल्स को, तो उस स्टेज में लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा होने लगता है, और बाद में मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं, मसल दर्द करने लगती है। बाद में मसाज कराने पे वो एसिड डिस्पर्स हो जाता है पूरे, और आराम हमको मिल जाता है। तो इसका ये रीजन है, ठीक है। तो ये कब हो रहा है, ये सबका जो हमारा क्या पायरुवेट है, पायरुवेट, ठीक, पायरुवेट सारे केसेस में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, सब में यही यूज हो रहा है। बस जब पायरुवेट ऑक्सीजन के अब्सेंस में टूटेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ। जब पायरुवेट ऑक्सीजन की कमी में टूटेगा, ऑक्सीजन रहेगा लेस अमाउंट में रहेगा, तो उस समय लैक्टिक एसिड बने। और जब पायरुवेट ऑक्सीजन है और उसके बाद टूटेगा, अच्छे सफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूट रहा है, तो इसमें बनेगा CO2, आपका बनेगा H2O और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि नॉर्मली हमारे बॉडी में होता है। तो कह रहा है अगर फुल ऑक्सीडेशन हो हमारे फूड का, या ग्लाइकोलाइसिस अगर कंप्लीट हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 38 ATP मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एक सेल के अंदर निकलते हैं, ठीक है। ये ATP मॉलिक्यूल जो बने वो कैसे बने, तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने से प्लस एनर्जी जो हमारे फूड में टूट रही है उसको यूज करके ATP बनता है, जो कि बाद में हमारे बॉडी में यूज किया जाता है एनर्जी के फॉर्म में यूज के लिए, ठीक है। तो 38 ATP बनते हैं एक बार ग्लाइकोलिसिस अगर हम करते हैं, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। तो अब देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड फिशेस, कि प्लांट में कैसे होता है, फिश में कैसे होता है, यानी यूँ बोले तो एक्वेटिक एनिमल्स में कैसे होता है, प्लांट में कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो प्लांट में रेस्पिरेशन जो है हमको पता है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, ये क्लियर है। तो जब स्टोमेटा है वहीं से CO2 का इंटर होगा, वहीं से ऑक्सीजन का भी इंटर और एग्जिट होगा, वहीं से ट्रांसपीरेशन भी होगा, सारा काम होगा, ठीक है। तो डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, तो उस समय ऑक्सीजन निकलता रहता है, ठीक। तो रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस, दोनों काम एक साथ होता है डे टाइम में। तो क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन में CO2 निकल रहा है उसको
फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकल रहा है उसका यूज़ स्मॉल अमाउंट में हम कर लेते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस साथ में चल रहा है। बट नाइट टाइम में चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो जब रेस्पिरेशन प्लांट करता है तो वो भी CO2 रिमूव करता है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो CO2 यूज नहीं हो रहा है, तो रिमूव होता है स्टोमेटा के थ्रू। अब बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि फिश की बात करते हैं। तो फिश चूंकि एक्वेटिक एनिमल है, और हमको पता है फिश गिल्स के थ्रू अपना रेस्पिरेशन करता है। तो गिल्स के थ्रू करने का मतलब है कि ये डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, हाँ, पानी से फिल्टर करके ऑक्सीजन ले रहा है। ठीक, जब पानी से फिल्टर करके ऑक्सीजन ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन उसको एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर उतने अमाउंट में नहीं मिल पाएगी, यानी ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है, H2O में ऑक्सीजन डिजॉल्व कम होती है, तो उसको जल्दी जल्दी ये काम करना पड़ेगा, यानी रेस्पिरेशन फास्ट करना पड़ेगा एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल्स, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, इसलिए वहाँ पे ऑक्सीजन को ज़्यादा लेने के लिए एक्वेटिक एनिमल को ब्रीथ फास्टर करना पड़ता है। ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं अपनी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि क्या है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है हमारे 2 नॉस्ट्रल्स से, ठीक, और नॉस्ट्रल्स लीड टू नसल पैसेज, और नसल पैसेज बाद में फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स लीड टू लैरिंग्स, लैरिंग्स फिर विंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं वहाँ पे जाता है। ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ये देखिए ट्रैकिया है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगी जिसको ब्रोंकी बोलते हैं, और ये ब्रोंकी फिर और 2-4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये ब्रोंकी बहुत सारे डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं ऐसे ऐसे, जैसे कि यहाँ पे बहुत फाइन डिवाइडेड है, बहुत फाइन डिवाइडेड है, इनको बोला जाएगा ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, और उन ब्रोंक्यूल्स के माउथ पे ऐसे बैलून जैसे छोटे छोटे बैलून जैसे स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, बैलून जैसे स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, तो ये है हमारा, और ये हमारा ऊपर बाहर से लंग्स है। ठीक है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा लंग्स है। ठीक है, ये हमारा डायाफ्राम है, ये जो है हमारा ये डायाफ्राम। रुकिए इसको क्लियर करके देखते हैं। ये हमारा लंग्स है, ये भी लंग्स है, और ये हमारा नीचे वाला जो पोर्शन है ये डायाफ्राम है, जो कि हमारे ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ए पेयर ऑफ इलास्टिक ऑर्गन हाउसिंग द ब्रोंक्यूल नेटवर्क। तो ये जो हमारा लंग्स है इसमें ब्रोंक्यूल्स के नेटवर्क फैले रहते हैं, और उनके माउथ पे लगा होता है एल्वियोली, जो कि रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ाता है, क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, साथ में कैपिलरीज से वो रिच्ड होता है, इसलिए गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है पाथ रेस्पिरेशन का, नॉस्ट्रिल, फिर नसल पैसेज, फिर वही फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली, लंग्स। ठीक है, ये है। अब नसल पैसेज क्या करता है, फिल्टर करता है, वार्म करता है, मॉइस्टन करता है एयर को। नॉस्ट्रिल्स, नसल पैसेज में छोटे छोटे हेयर्स लगे होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या करता है, ये एयर पासिस को कंट्रोल करता है, वहाँ पे हमारे इपिग्लॉटिस लगा होता है ट्रैकिया के माउथ पे, तो फूड के इंटर को रोकता है वहाँ पे, और साथ में एयर को भी कंट्रोल करता है। ब्रोंक्यूल्स स्मॉल ब्रांचेज जो कि पूरे लंग्स में फैले रहते हैं। एल्वियोली जो है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि मैंने बताया बैलून लाइक स्ट्रक्चर,
present at the mouth of bronchioles which help in the transfer of or exchange of gases from alveoli to capillaries। क्योंकि मैंने बताया कैपिलरी रिच होते हैं, अभी आगे ये फिगर आएगा। ये देखिए, ये हमारा है एक ब्रोंकियोल, ठीक है, और ये यहाँ पे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, और इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर पे ये देखिए कैपिलरीज लगी हुई हैं, ठीक है, जो कि इसमें से ऑक्सीजन ले लेती हैं और इनको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये दे देते हैं। कैपिलरीज अपना कार्बन डाइऑक्साइड दे देती हैं एल्वियोली को और ऑक्सीजन ले लेती हैं, ठीक है, ये काम करती हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से हो जाता है। तो क्या है स्ट्रक्चरल इफिशिएंसी, कि एल्वियोली आर बालून लाइक एयर सैक्स, मैसिव सरफेस एरिया फॉर O2 इंटर द ब्लड एंड CO2 लीव, ये काम करते हैं। साथ में ब्रीदिंग मैकेनिक्स देख लेते हैं, कैसे ब्रीदिंग होता है, कैसे हमारे फेफड़ों में, लंग्स में एयर इंटर करती है। तो कह रहा है हमारे जो रिब्स हैं, रिब केज हैं, वो लिफ्ट होती हैं जब सांस लेते हैं। ऐसे सांस ले रहे हैं तो रिब केज क्या कर रही है, लिफ्ट कर रही है। डायफ्राम जो है फ्लैट कर रहा है, समझे, फ्लैट हो जा रहा है नीचे की तरफ। चेस्ट कैविटी इनलार्जेस एंड टू पुल एयर, इधर से भी जगह बढ़ गई और नीचे से भी डायफ्राम नीचे साइड में चला गया, तो जगह जिसको बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी बढ़ जाती है, या यूँ बोलें लंग्स के अंदर जो कैविटी बढ़ती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी कैविटी, वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से एयर को इंटर करने के लिए स्पेस मिल जाता है, ठीक। तो एयर इंटर कर जाती है और एक्सहेल करने में जस्ट अपोजिट हो जाता है, मसल रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो मसल रिलैक्स का मतलब डायफ्राम आराम कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ चला है। चेस्ट कैविटी श्रिंक हो गई, रिब केज भी अपने पोजीशन पे आ गए, और रिब केज अपने पोजीशन पे आ गए तो इसका मतलब हमारी पल्मोनरी कैविटी घट गई, थोरेसिक कैविटी घट गई, तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर निकाल रहे हैं। अब कह रहा है कि ये जो भी हमने एयर से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ऑक्सीजन लिया, ये कैसे हो रहा है। तो कह रहे हैं कि एक है रेड पिगमेंट नाम की चीज जो कि ब्लड में पाई जाती है, खासतौर से आरबीसी में रहती है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, पूरी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, और CO2 मोस्टली जो है ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट में। CO2 आराम से डिजॉल्व हो जाता है और वो चला जाता है प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। हमने पढ़ाई है, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्लाज्मा हो गया, दूसरे RBC WBC, ये हैं फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको बोल सकते हैं। चलिए आप जानते होंगे RBC WBC ये रहते हैं। तो प्लाज्मा लिक्विड वाला जो है कंटेंट, उसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाता है और इधर से उधर फ्लो करता है। रोल ऑफ सीलिया, कह रहा है कि जो टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनका क्या काम है। तो कह रहा है वो जर्म्स, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सबको रोकता है, ठीक है। कौन रोकता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकिया में भी प्रेजेंट होते हैं और नोस्ट्रल्स में भी प्रेजेंट। लेकिन जब सिगरेट वगैरह इस तरह की चीज़ें स्मोकिंग करते हैं तो वो जो हेयर पार्टिकल सीलिया, जो सीलिया जैसे रहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, वो ख़त्म होने लगते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉय होने के साथ ही ये इन्फेक्शन भी क्रिएट करने लगते हैं और बाद में कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। बोलते हैं लंग कैंसर हो गया, ये हो गया, सो हो गया, तो सो मेनी थिंग्स बाद में क्रिएट होती हैं। वही दिया है स्मोकिंग रिस्क, क्या क्या स्मोकिंग के वजह से होने वाली दिक्कतें हैं, डिजीजेज हैं। तो कह रहा है कि टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक गुटखा, सिगरेट, सिगार, हुक्का, तंबाकू जो भी पहले चलता था, काजिंग लंग्स एंड ओरल कैंसर, हार्ट डिजीजेज, हार्ट स्ट्रोक्स, ये सारी चीज़ों को लीड करता है
बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो इनसे बच के रहना है बिल्कुल। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, वो कवर हो गए हैं। अब हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या इनमें हमने पढ़ा है। तो एग्ज़ाम बूस्टर के तौर पे ये काम करेगा। बर्ड्स आई व्यू, एक बार में सरसरी निगाह से। एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है, और फुल ब्रेकडाउन का मतलब है ग्लूकोज का CO2 में कन्वर्जन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब कि पार्शियल ब्रेकडाउन, यानी इथेनॉल का फॉर्मेशन और साथ में CO2 का रिलीज होना और लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। इन लैक ऑफ ऑक्सीजन या इन डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन आवर मसल सेल्स और मसल टिश्यू क्रिएट्स लैक्टिक एसिड। ठीक है, और ये लीड टू द मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मसाज कराना पड़ता है तो ठीक हो जाता है। ATP फॉर्मेशन, तो जो एनर्जी निकल रही है फूड से उसको हम लेते हैं ATP फॉर्मेशन में, और 38 ATP बनते हैं एक ग्लाइकोलिसिस में, एक चेन में। एल्वियोली जो है हमारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्रोंक्यूल के एंड पे प्रेजेंट होता है, और यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। यहीं पे एल्वियोली से ऑक्सीजन निकल के कैपिलरीज में चला जाता है, और कैपिलरीज से CO2 निकल के एल्वियोली में चला जाता है, फिर एल्वियोली से वापस बाहर एटमॉस्फेयर में CO2 निकल जाता है। ठीक है, और वैसे ही एल्वियोली से जो ऑक्सीजन गया वो हर एक टिश्यूज तक चला जाता है, और ये ऑक्सीजन हर एक टिश्यूज तक कौन ले जाता है, ब्लड के RBC में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। ब्लड से RBC प्रेजेंट है, और RBC में एक पिगमेंट प्रेजेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, वो ले जाता है। ठीक है, और अगर RBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारा बहुत टाइम लेता पहुंचने में। डिफ्यूज़न से अगर नॉर्मली जाता तो 2-3 साल लग जाता। ठीक है, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ पे आज रेस्पिरेशन का लेक्चर कंप्लीट होता है, और इस लेक्चर को ध्यान से देखिए। बाकी बहुत ही चीज़ें आसान है, कोई कठिन चीज़ें नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा एक ही बार में ही देखने पे। ठीक है, और ये काम भी कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वाला। ठीक है, ताकि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुँचे। ठीक है, सारे लोगों का फ़ायदा हो। तो NCERT नोट्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।